सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट वीडियो में गाउस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और ये बताया था कि आने वाले वीडियो में हम गाउस लॉ का एप्लीकेशन सीखेंगे, मतलब उसको यूज करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है और उसको अप्लाई करके हमको मिलता क्या है ये तो मैंने थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है कि हम गाउस लॉ की मदद से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो जो मेन एप्लीकेशन है, सबसे मेन एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का, तो वो आज हम सीखने वाले हैं, राइट। और इसमें भी आज का जो टॉपिक है वो है क्या, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। और चार्ज्ड ना बोल के मैं ऐसा बोलूं कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है आपका, वायर बहुत लंबा है और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मतलब क्या हुआ कि उसके थ्रू आउट, जैसे क्योंकि मेरा वायर है ये वायर के हर जगह पर ना चार्ज सेम है, ठीक है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है, ठीक है, पूरे वायर में हर जगह पर चार्ज की वैल्यू सेम है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है और ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अब इस वायर की वजह से मुझे आसपास या थोड़े दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे उसका हम डायरेक्टली आज एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। और जब भी हमको क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। तो आज वो फॉर्मूला अब हमको डिराइव करना है, क्लियर है। तो बातें बंद करके चलते हैं मुद्दे पर। तो कंसीडर, हमको कंसीडर करना है क्या, कंसीडर a uniform, sorry, consider an infinitely long wire, एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर कंसिडर किया हमने, हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया हमने और हमने उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ले ली लैम्डा, क्लियर है। अच्छा, तो यहां पर मैं वो वायर बना देता हूं, हाँ चलो। अच्छा, अब इसमें ना दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, राइट। पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं इस वायर पर, या चाहे तो हम नेगेटिव चार्जेस भी ले सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, देखो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बाहर की तरफ होता है, राइट। यानी अगर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, जैसे यहां मैंने दिखाया है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और इस तरफ होगा, राइट, चार्ज से दूर जाता हुआ। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ बनता, राइट। यानी अगर नेगेटिव चार्ज बनता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बनता। अब ये क्योंकि पॉजिटिव लिया है हमने, इसलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ओके। अच्छा, एक और चीज कि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है, Q बाय L होता है, राइट। मतलब जो टोटल चार्ज है आपका डिवाइड बाय टोटल लेंथ है ना, तो पूरे चार्ज को आप लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो आपको लैम्डा मिलेगा, क्लियर है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, यानी आपका लैम्डा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो आपका लैम्डा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर है, पक्का। अच्छा, तो हमने यहां पर एक लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा कंसीडर कर ली है। अब हमको फाइंड करना है एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। वायर से R डिस्टेंस पर अपन एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सपोज ये रहा वो पॉइंट P, ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है वो इस जगह से कितना है, R है, क्लियर है। अच्छा, एक खास बात कि ये जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो ये जो आपका R है ये बहुत छोटा होगा, भाई इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट के सामने तो सब कुछ छोटा ही होता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि आज जो आप फॉर्मूला निकालने वाले हो वो आप इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ही लगाओगे, नहीं, आप फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए भी लगा सकते हो,
ठीक है, मैं बता दूं कि हम फॉर्मूला क्या निकालने वाले हैं। हमारा फॉर्मूला आएगा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आने वाला है हमारा। कैसे आएगा वो देखेंगे, पर फिलहाल एक आइडिया दे दूं कि इस तरह का ये फॉर्मूला आने वाला है। ये फॉर्मूला है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन आप इसे फाइनाइट लेंथ के वायर के केस में भी यूज कर सकते हो। लेकिन कब, कि मान लो आपका वायर जो है, वायर का आपका लेंथ मान लो कि है 100 मीटर। कितना है? 100 मीटर। और ये जो आर है आपका, है ना, वायर से जितनी दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो आर आपका मान लो है 1 mm। ठीक है, तो इसके कंपेरिजन में ये बहुत छोटा है ना। तो जिस डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर का लेंथ बहुत बड़ा है, तो आप उस वायर को एक इनफाइनाइट वायर समझ सकते हो और ये फॉर्मूला लगा सकते हो। समझ में आया कि ये डिस्टेंस अगर वायर के लेंथ में बहुत कम है, या इसका उल्टा बोलूं कि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में वायर का लेंथ बहुत ज्यादा है, उस केस में आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी इनफाइनाइट वायर को इनफाइनाइट लेंथ का आप समझ सकते हो। क्लियर है? अच्छा, तो इतना इफेक्टिव है ये फॉर्मूला। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए? एक चीज नोटिस करो कि यहां पर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना। अच्छा, अब इस पूरे वायर में चार्ज है ना, पूरे वायर में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसकी वजह से भी बनेगा, इसकी वजह से भी बनेगा, यानी यहाँ जितने भी चार्जेस हैं इन सब की वजह से यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलने वाला है। क्लियर है? और हमको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी पॉइंट पर अगर कई चार्जेस मिलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो उस चार्ज का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? ये जितने भी चार्जेस ने वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उन सबका वेक्टर सम, है ना। तो ये चार्ज भी लगा रहा है, तो मतलब इतने सारे चार्जेस हैं, इन सारे चार्जेस का वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और फिर उनका वेक्टर सम करो। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में तकलीफ होती है कूलम्स लॉ की मदद से, वहां मदद करता है कौन? गाउस लॉ, है ना। तो यहां हम अप्लाई करेंगे गाउस लॉ। अच्छा, और वो भी अप्लाई करते टाइम एक चीज का ध्यान दे रहे हैं अपन कि देखो बच्चों, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया मैंने। इस वायर में कुछ चार्ज बनेगा, है ना। मान लो इसका लेंथ है L डैश, कितना लेंथ का L डैश, तो इस हिस्से में चार्ज कितना बनेगा? लैम्डा इंटू L डैश बनेगा क्या? मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है। लैम्डा होता है आपका कितना? Q/L। ये क्या होता है? लाइन चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। अगर आपको किसी छोटे से हिस्से में चार्ज पता करना है ना, छोटे से हिस्से में चार्ज पता करना है, तब क्या करोगे? वो लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L हो जाता है ना। तो चार्ज चाहिए तो लैम्डा में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना आपका लैम्डा है और जिस लेंथ में आपको चार्ज चाहिए, इतने लेंथ का चार्ज चाहिए आपको, तो ये वाला लेंथ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको इतने लेंथ का चार्ज पता करना होगा तो लैम्डा में ये इतना लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस हिस्से का चार्ज मिल जाएगा, राइट। तो इस छोटे से हिस्से में आपको इतना चार्ज मिल रहा है। क्लियर है? अब सेम ऐसा ही इतने ही साइज का हिस्सा इस तरफ कंसीडर करें अगर हम, ठीक है, वैसे ही साइज का L डैश साइज का ही मैंने वापस से एक लेंथ लिया है। इस हिस्से में चार्ज कितना होगा? फिर से लैम्डा L डैश ही होगा, है ना, पक्का। अब एक चीज देखो कि इसकी वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, उसका डायरेक्शन ऐसा होगा पक्का। इसकी वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसका भी डायरेक्शन ऐसा होगा। क्लियर है? इसका डायरेक्शन ऐसा, इसका डायरेक्शन ऐसा। अब बताओ इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा? इस तरफ बनेगा। अच्छा, अगर मैं देखूं, मैं इस वाले के दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, एक ऊपर की तरफ और एक इस तरफ, है ना। और इस वाले के भी मैं दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना। अच्छा, ये सेम चार्जेस है ना, ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम ही होगा। इससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का और इससे जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, दोनों सेम ही है। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, ये दोनों चार्जेस सेम है, तो इन दोनों की वजह से यहां लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी सेम होगा, पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स ऊपर और इधर, और इसके भी दो कंपोनेंट्स, एक इधर है एक इधर, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो यानी आपका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? इसी डायरेक्शन में। यानी इन दोनों देखो, जो दोनों के एक्स कंपोनेंट, फिलहाल हम अगर एक्स कंपोनेंट की बात करें अगर इसके, तो दोनों के एक्स कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में है ना,
मैंने मान लिया कि इस तरफ x है, इधर y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, वो अपनी कन्वीनियंस है। फॉर एग्जाम्पल इस तरफ x वाला है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि इन दोनों का जो x कॉम्पोनेंट है वो ये है, राइट। तो दोनों का x कॉम्पोनेंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x के डायरेक्शन में मिल रही है, y डायरेक्शन वाले कैंसल आउट हो जा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो जा रहे हैं, पैरेलल वाले कंपोनेंट्स आपको मिल रहे हैं। क्लियर है? तो अगर मैं इस वायर के रेस्पेक्ट में देखूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है मुझे वो इस डायरेक्शन में मिल रही है ना, यानी कि वायर के रेडियल डायरेक्शन में मिल रही है। एक ऐसा वायर के रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलती हुई, है ना। तो इस वायर से परपेंडिकुलरली रेडियल डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। ऐसे आप कहीं पर भी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये जो पॉइंट लिया इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर लिया था, इसलिए आपने बोल दिया कि दोनों की वजह से यहां लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। अगर मैं वही पॉइंट यहां कहीं लूं, है ना, तो इस वाले से, ठीक है, इस हिस्से से इसका जो डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम होगा, है ना, और इस वाले हिस्से से उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। ऐसा ही लग रहा होगा आपको। तो उस केस में इन दोनों की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अलग अलग लगेगा, है ना। तो उस केस में जो आपने ये ऑपोजिट वाले कैंसल आउट करवा दिए थे, क्योंकि सेम मैग्नेट था इसलिए ऑपोजिट वाले कैंसल हुए थे, तो इस केस में, यहां वाले केस में ये दोनों का जो इफेक्ट है वो कैंसल आउट नहीं होगा, है ना, कुछ बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है पता है? कैंसल आउट फिर भी होगा, क्योंकि हम ना इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रहे हैं, ठीक है। जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का है ना, तो ये डिस्टेंस ना आपका ना के बराबर है। मैंने कहा ना पहले ही कि आपका वायर बहुत लंबा है, तो ये जो डिस्टेंसेस आप लोगे ना, ये सब ना के बराबर है लेंथ के कंपैरिजन में। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, भले अभी मेरे डायग्राम के हिसाब से ये कम दिख रहा है और ये ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसको और इसको हम इक्वल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है दोनों। तो यही केस यहां पर भी होगा। समझ में आया? तो आप यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, सब पर यही कंडीशन बनेगी जो हमने यहां पहले वाले पॉइंट पर डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों हम हर पॉइंट पर यही कंडीशन ले रहे हैं? क्योंकि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है। इनफाइनाइट लेंथ के कंपैरिजन में ये और ये लेंथ का कोई मैटर नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसका और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप सबको सेम ही समझो। ओके, दिस इज एन अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमको चाहिए रहता है, इससे हमको एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट मिलता है, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सी चीजों को एज्यूम कर रहे हैं ना। इनफाइनाइट लेंथ का वायर ले रहे हैं तो इन डिस्टेंसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, और इग्नोर कर रहे हैं इसलिए हमको एक अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलेगा, ठीक है। और हमको वही यूज करना है, हमको ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, ठीक है। हम अभी पीएचडी नहीं कर रहे हैं, 12th में है। ओके, तो हटा देते हैं इस पॉइंट को। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि इस वायर की वजह से आप जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, वो डायरेक्शन है रेडियल डायरेक्शन। क्लियर है? ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर वही इस तरफ लिया जाए तो इस तरह से बाहर की तरफ निकलता हुआ। पक्का? ओके, अब ये सब मैं मिटा देता हूं। अब एक्चुअली में टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, राइट। आप गाउस लॉ का यूज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, है ना। अच्छा, तो आप गाउस लॉ यूज करोगे तो आपने पढ़ा है कि गाउस लॉ अप्लाई करने के लिए हमको एक गाउसियन सरफेस चूज करना पड़ता है, राइट। अब वो गाउसियन सरफेस हम कैसे चूज करेंगे इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि गाउसियन सरफेस आपका सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। वो सिलेंडर हो सकता है, वो क्यूब हो सकता है, वो स्फीयर हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक कंसिडर करना है। सिमेट्रिक कंसिडर करने का मतलब क्या हुआ कि देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए क्या कंसिडर किया था? स्फीयर कंसिडर किया था गाउसियन सरफेस। क्यों? क्योंकि हमको ना, हम गाउसियन सरफेस को इस तरह से चूज करते हैं कि हमारा सरफेस उस पॉइंट से पास हो जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट से मेरा गाउसियन सरफेस पास हो। तो देखो ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि गाउसियन सरफेस यहां से पास हो या फिर वो उसके अंदर आए, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम गाउसियन सरफेस को अभी फिलहाल इसी तरह से चूज करते हैं कि हमारा सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सेंटर था, आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, ठीक है। तो यहां से आप गाउसियन सरफेस, तो देखो आपने स्फीयर बनाया, आप स्फीयर की जगह पर एक ऐसा भी तो सरफेस बना सकते थे, है ना। आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये वाला इसके लिए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको सरफेस इस तरह से चूज करना है, इस तरह से चूज करना है कि इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस पूरे सरफेस पर कोई भी पॉइंट लोगे उस पॉइंट पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप एक जो सरफेस बनाने वाले हो उस सरफेस का आप कोई भी पॉइंट चुनो, उस पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इस चार्ज की वजह से, ठीक है।
इस चार्ज की वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हर पॉइंट पर सेम कैसे मिलेगा, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ही सारे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तभी तो सब पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको इस चार्ज की वजह से। तो इसलिए हमने वो एक स्फीयर कंसिडर किया था। क्लियर है। वैसे ही यहां पर अभी आप देख रहे हो कि इस वायर से, ठीक है, r डिस्टेंस पर यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कुछ वेला आपको आपने कंसिडर किया ना, थोड़ा पहले मैंने डिस्कस किया, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, सब जगह आपको सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो वो सारे पॉइंट्स इसी तरह से आएंगे क्या, है ना। ऐसा एक पॉइंट इधर आएगा, ऐसा एक पॉइंट इधर आएगा ऊपर, वैसा एक इधर भी आएगा, है ना। और इस तरफ भी सेम r डिस्टेंस पर वैसे हमको पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। क्लियर है। तो ये दोनों तरफ ऐसे पॉइंट्स मिले आपको। अब आपको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, गाउसियन सरफेस, है ना। आपने पॉइंट्स ले लिए, बहुत सारे पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो आपको गाउसियन सरफेस इस तरह से चूज करना है कि वो इन पॉइंट्स से पास हो, ठीक है, इन ही पॉइंट से पास हो जो इन पॉइंट्स पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है। अच्छा, तो यहां से आपको गाउसियन सरफेस पास करवाना है और साथ ही साथ वो सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक तो चलो इस कंसिडरेशन में आ रहा है, साथ ही साथ वो क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो इस तरह का क्लोज्ड फिगर क्या बनता है, मेरे को एक ही चीज समझ में आ रहा है कि इस तरह का क्लोज्ड फिगर हमारा एक सिलेंडर बनेगा। क्या बोलते हो, है ना। इस तरह का क्लोज्ड फिगर एक सिलेंडर बनेगा, यानी हमारा यहां पर एक गाउसियन सरफेस है, वो क्या है, सिलेंडर है। क्लियर है। तो कंसिडर सिलेंडर एज अ गाउसियन सरफेस एज पर द सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री के हिसाब से हमने गाउसियन सरफेस चूज किया, वो आ रहा है हमारा सिलेंडर। ओके, इतना हो गया ना आपका, इतनी चीज आपको समझ में आ गई ना, आपका डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया। इतना अगर समझ में आ गया, डेरिवेशन आपका क्लियर हो गया। अब आगे कुछ इतना मतलब डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना, कुछ ज्यादा इमेजिन करने वाला है। अब सिंपल सिंपल फॉर्मूला डालना और आंसर आ जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अब तक, मुझे ऐसा मतलब लग रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, तो लेट्स प्रोसीड। एक्चुअली में आपको क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था और आपको लगाना था गाउस लॉ। तो गाउस लॉ है भाई ये वाला, ठीक है। क्या है, सरफेस इंटीग्रल ई बार डॉट डी ए बार इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है अपना इक्वेशन। अच्छा, यही यूज करना है आपको। तो आपको क्यू एनक्लोज्ड चाहिए। क्यू एनक्लोज्ड कौन सा, जो चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो, है ना। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा वायर को और लंबा ले लेता हूँ भाई, इन्फिनिट लेंथ का है ना। वो क्या, मैंने डायग्राम बड़ा बना दिया सिलेंडर मेरा, ठीक है। अच्छा, तो ये वायर तो बहुत लंबा है, ठीक है, जा रहा है बोर्ड के बाहर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। फिलहाल ये सिलेंडर, ठीक है। हमको जो चार्ज लेना है यहाँ पर, जो क्यू एनक्लोज्ड आता है, वो कौन सा चार्ज आता है, गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है पैक्ड वो। तो इस हिस्से में जितना चार्ज है मुझे वो चार्ज चाहिए, राइट। इस सिलेंडर के अंदर जितना चार्ज आ रहा है सिर्फ मुझे उतना ही चार्ज चाहिए। तो मुझे बताओ इस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी पर्टिकुलर लेंथ में कितना चार्ज है, वो निकालने के लिए आप क्या करते हो, लैम्बडा में वो लेंथ मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, पक्का। अच्छा, अब मान लो आपने जो सिलेंडर कंसिडर किया था, इस सिलेंडर का लेंथ था कैपिटल एल। कितना था, कैपिटल एल। मान लो कि इस सिलेंडर का लेंथ कितना है, कैपिटल एल है, यानी कि हाइट जो बोलते हैं हम, वही लेंथ भी कहलाता है। अच्छा, और इसका रेडियस कितना है, आर, क्योंकि आपने इसी हिसाब से सरफेस चूज किया था। तो इस सिलेंडर का रेडियस आर है और ये लेंथ है एल। मुझे चाहिए इस पूरे सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। मैंने आपको बताया किसी छोटे से हिस्से में किसी भी लेंथ में चार्ज चाहिए तो उस लेंथ के साथ आप लैम्बडा मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो देखो इस सिलेंडर के अंदर आपके वायर का इतना लेंथ आ रहा है क्या, है ना। जितना आपके सिलेंडर का लेंथ है उतना ही लेंथ का वायर तो सिलेंडर के अंदर आएगा, बाकी बचा खुचा वायर तो बाहर है सिलेंडर के, है ना। सिलेंडर के अंदर आपके वायर का कितना हिस्सा आएगा, जितना सिलेंडर का लेंथ होगा। समझ लो भाई ऐसा एक बहुत सारा लंबा वायर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये एक लंबा सा वायर है आपका, और ये आपने सिलेंडर लिया। तो सिलेंडर कितना लेंथ कवर करेगा, जितना सिलेंडर का लेंथ है ना, उतना ही लेंथ वायर का सिलेंडर कंसीडर करेगा, उसके अंदर इतना ही तो आ रहा है ना। तो इस हिस्से में आपका कितना चार्ज है ये आपको चाहिए।
ये लेंथ कितना आपका एल है, सिलेंडर का लेंथ एल था, ये लेंथ एल है, इसमें आपको क्या मल्टीप्लाई करना है लैम्बडा, तो लैम्बडा एल मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो इस सिलेंडर के अंदर इतना चार्ज प्रेजेंट है मैं बोल सकता हूँ, पक्का। तो यहाँ पर लिखो क्यू एनक्लोज्ड जो है हमारा वो कितना होगा, लैम्बडा इंटू कैपिटल एल, पक्का, ओके। अब ये तो क्यू एनक्लोज्ड मिल गया हमको ई बार डॉट डी ए बार भी चाहिए और उसका इंटीग्रेशन भी करना होता है ना। अच्छा, अब खास चीज, आप यहां पर एक सरफेस कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर रहे हो डी ए, ठीक है, ई बार डॉट डी ए बार चाहिए ना आपको। देखो आपके पास ये जो पूरा सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस जो है, वहां पर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज मिलेंगे आपको, इन सबके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो वो ई बार डॉट डी ए बार करोगे तो उस पूरे कर्व्ड सरफेस का आपको फ्लक्स मिलेगा, यानी ये पूरा वैल्यू ई बार डॉट डी ए बार पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए भी निकालोगे, ठीक है। फिर साथ ही साथ ऊपर क्लोज्ड सरफेस है ये सिलेंडर, है ना, ओपन सिलेंडर नहीं लेना है हमको, क्लोज्ड सिलेंडर लेना है, ठीक है। गाउसियन सरफेस हमेशा क्लोज्ड सरफेस होता है, ओपन सरफेस नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ये तो कर्व्ड वाला हिस्सा हो गया आपका, है ना, सिलेंडर का, और साथ ही साथ टॉप बॉटम भी तो आएगा सिलेंडर का, क्लोज है तो टॉप और बॉटम भी तो आएगा एरिया में, है ना। तो ऊपर के एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, नीचे के एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, ये दोनों फ्लक्स, साथ ही साथ कर्व्ड सरफेस एरिया का फ्लक्स, तीनों फ्लक्स आप ऐड करोगे तो ये आपको टोटल मिलेगा, और उसके सामने ये लिखना है आपको, क्लियर है, पक्का। देखो अगर आपको खाली फ्लक्स निकालना होता, ठीक है, बोला होगा खाली फ्लक्स निकालो, तो आपका आंसर आ गया है क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ना, तो लैम्बडा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लैम्बडा एल आ जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट, उससे आपको फ्लक्स मिल गया, है ना। लेकिन आपको फ्लक्स नहीं निकालना है यहाँ पर, यहाँ तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले फॉर्मूले में है ना, तो इन दोनों को इक्वेट करना ही पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म में भी हमको फ्लक्स लाना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में हम कैसे लाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी सर्फेसेस हैं यहाँ पर उन सारे सर्फेसेस का फ्लक्स आपको ऐड करना पड़ेगा, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स और ये कर्व सरफेस का फ्लक्स, ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया डी ए, वैसे ही मैं एक यहाँ भी छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लेता हूँ डी ए डैश नाम दे देता हूँ, और यहाँ भी नीचे की तरफ भी एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर लेता हूँ डी ए डबल डैश, ठीक है। ये वाला हिस्सा है ना, देखो ये ऊपर, इसमें एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया, फिर एक कर्व सरफेस है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया, और ये बॉटम वाले में भी नीचे एक छोटा सा सरफेस कंसिडर किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो डी ए बार है ऊपर वाला, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऐसे बाहर निकलता हुआ, है ना, यानी कि इस बंदे का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, डी ए बार डैश उस तरफ होगा, फाइन, पक्का इतना। अच्छा, और आपने देखा इस चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हर जगह पर ऐसा है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो भाई आपका इसी तरफ है, तो डी ए बार और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है क्या, पक्का, है ना। तो डी ए बार और ई के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है। ये जो फॉर्मूला ई बार डॉट डी ए बार, ये एक्चुअली में बनेगा क्या, बाद में जाके ई डी ए कॉस थीटा बनता है ना, फाइनल तो यही बनता है। अच्छा, तो ई डी ए थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो ये कॉस 90 होगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी इस सर्कल से ऊपर वाला, ठीक है, सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ, उसका फ्लक्स 0 है, ठीक है। सेम नीचे वाले के लिए भी होगा, नीचे वाले का एरिया वेक्टर भाई नीचे की तरफ बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो नीचे भी फ्लक्स आपका 0, मतलब जो फ्लैट सर्फेसेस है यानी सर्कल्स जो हैं आपके, है ना, सिलेंडर का टॉप और बॉटम जो है उन दोनों से जुड़ा हुआ फ्लक्स 0 है, ठीक है। और जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स आपको निकालना रहेगा। उस केस में क्या होगा, देखो ये डी ए वेक्टर आपने, सॉरी डी ए आपने छोटा सा एलिमेंट ऐसे कंसिडर किया था। अच्छा, ये मेरा सिलेंडर है सपोज, तो यहां मैं एक छोटा सा एरिया कंसिडर करूंगा, तो इसका वेक्टर कहां, बाहर की तरफ निकलेगा, रेडियल डायरेक्शन में ही होगा, है ना। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह रेडियल डायरेक्शन में है ना, अंदर से वायर गुजर रहा है ऐसा समझ लो, ठीक है। मान लो इसके अंदर एक रिफिल है, वो रिफिल आपका वायर है और ये सिलेंडर आपका गाउसियन सरफेस है, बाहर का हिस्सा, है ना, तो उससे हर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा होगा रेडियली, है ना, हर तरफ रेडियली बाहर निकल रहा होगा, और इसमें जितने भी एरिया आपके बन रहे हैं वो सारे छोटे छोटे एरिया भी रेडियली आउटवर्ड्स ही होंगे, उनके भी वेक्टर्स रेडियली आउटवर्ड्स होंगे। तो आपका डी ए बार जो है, अच्छा इसमें पहले भी ऑलरेडी दिखा चुके हैं ना हम, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ,
डीए बार जो है वो इस तरफ है, और साथ ही साथ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इसी तरफ है, दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। तो इस केस में आपका थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो फिर वही लगाऊं ई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी ई डी ए बनेगा अपना। यानी इस बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सॉरी फ्लक्स आपको 0 नहीं मिलने वाला है, यानी कर्व सरफेसेस में फ्लक्स मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, तब यहां पर अपन ये लिखते हैं, द फ्लक्स लिंक्ड विथ टॉप एंड बॉटम of the Gaussian surface is 0 because their area vectors are perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इनके एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है? तो टॉप बॉटम का फ्लक्स 0 हो गया, खाली आपको कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स मिलने वाला है। क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब फिर से जगह की कमी है तो मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा, आप साथ में इसको लिखते रहना, ठीक है? पॉज कर करके लिख लेना। अब इतना पता चल गया कि टॉप बॉटम का फ्लक्स 0 है, तो खाली इसी सरफेस का आपको फ्लक्स अब मिलने वाला है, राइट? तो आपका जो ये फॉर्मूला है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार, ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? ठीक है, मैं एलएचएस वाला सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? अच्छा चलो इसको भी साइड में लिख ही लेते हैं अपन, सिग्मा, ठीक है, इसको अपन साइड में ही रखते हैं अभी लिख के, ठीक है? अच्छा, अपन ई बार डॉट डी ए बार अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है? तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी ए बार क्या आएगा? अब ई बाहर ले लेंगे, पहले तो ये लिखेंगे ई डी ए कॉस 0 प्लस, सबका लिख देते हैं अपन, एक काम करते हैं, ठीक है, ताकि तुमको बाद में भी चल के कंफ्यूजन ना हो। मैं तीनों सरफेसेस का लिख देता हूं, ठीक है? ई डी ए डैश कॉस 90 प्लस ई डी ए डबल डैश कॉस 90, समझ में आया? पक्का? सरफेस इंटीग्रल फर्स्ट कर्व्ड वाले के लिए ये लिखा है कॉस 0 वाला, ठीक है? फिर डी ए डैश वाला क्या लिया था मैंने, ऊपर वाला लिया था ना, उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो ये उसका सरफेस इंटीग्रल, और ये बॉटम वाले के लिए भी ई डी ए डबल डैश कॉस 90। क्लियर है? तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली अपना खाली क्या बचेगा, ई डी ए कॉस 0 वाला बचेगा, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी ए बचेगा। क्लियर है ना? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, और ये सब तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है क्या, है ना? किसी भी पॉइंट पर लोगे आप, मैंने बताया ना, इससे रेडियली किसी भी डिस्टेंस पर लो सिलेंडर के, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, यानी अल्टीमेटली आप किसका इंटीग्रेशन करोगे, खाली डीए का। और मैंने ये भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे छोटे छोटे एरियाज को ही तो सम कर रहे हो ना आप, इंटीग्रेशन करना मतलब सबको ऐड करना होता है, छोटे छोटे हिस्से सबको कंटिन्यूसली ऐड कर देते हैं। तो जितने भी छोटे छोटे हिस्से बनेंगे इस सरफेस के, कर्व्ड सरफेस के, ये सारे छोटे छोटे हिस्सों को आप जोड़ दोगे तो आपको पूरे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस मिलेगा, यही मिलेगा ना, सरफेस पूरा कर्व्ड सरफेस आपको मिलने वाला है। तो ये कितना आ जाएगा आपका पता है? ये हो जाएगा आपका, ई तो बाहर ही है, इस पूरे का आंसर आएगा 2 पाई आर एल, ये तो पता होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ना, 2 पाई आर एच ऐसा पढ़ा था हमने, एच की जगह पर यहाँ पर एल है लेंथ, ठीक है? तो 2 पाई आर एल। क्लियर है? ये आपका ई डॉट डी ए का पूरा सरफेस इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर है? अब ये तो है एलएचएस की बात, और आरएचएस में आपका क्या है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, इसको मिटा दो अब, इसको रखा है बार बार रेफर करने के लिए, ठीक है? इसको यहां रखा मत रखना, मैंने खाली लिख के रखा है रेफर करने के लिए, ताकि आपको बार बार इसके साथ रिलेशन दिखाता रहूं मैं, ठीक है? अब आपने देखा एलएचएस में आपका कितना आया, ई इंटू 2 पाई आर एल, है ना? इसकी वैल्यू आपकी ये आई है। क्लियर है?
अब ये RHS में Q एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा Q एनक्लोज्ड आपने कैलकुलेट किया था, मैंने यहाँ बताया था आपको कितना आया था, लैम्बडा इंटू एल आया था आपका, है ना, बताया था ना कि इसके अंदर जितना लेंथ आ रहा है पूरा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लैम्बडा कर दोगे तो पूरा चार्ज मिल जाएगा, राइट, टोटल, हाँ ये सिग्मा पूरा मिल गया आपको, ये टोटल चार्ज मिल गया उसका, तो वो लैम्बडा एल है अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब ये एल और एल हम उड़ा देंगे तो आपका ई बचेगा कितना, लैम्बडा अपॉन 2 पाई, ये आर भी उधर चला गया पूरा, 2 पाई उधर ले लिया और एप्सिलॉन नॉट था, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, थोड़ा इसको आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया आपका, मतलब ये कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, आर के रेस्पेक्ट में इनवर्स प्रोपोर्शन है 1/r, ठीक है। आपने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से क्या आ रहा था, E इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, क्योंकि kq/r² होता है ना। यहाँ देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, r² नहीं r है ना। अच्छा, और एक चीज कि इस वायर के, ठीक है, इस वायर से r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट लो किसी भी तरफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना ही आने वाला है, क्लियर है, हर जगह मैग्नीट्यूड का वैल्यू इतना ही आएगा, वो चाहे इधर लो, ऊपर की तरफ लो या नीचे की तरफ लो, इस तरफ लो, इस तरफ लो, अंदर की तरफ लो, किसी भी तरफ लो, ठीक है। इस वायर से, ठीक है, अब मान लो यही आपका वायर है, इसके चारों तरफ, ठीक है, चाहे ऊपर से नीचे, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लो, यहाँ 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 कोई भी पॉइंट लो, यहाँ यहाँ यहाँ, इसके चारों तरफ कहीं पर भी r डिस्टेंस पर पॉइंट लोगे, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire varies as 1/r, यानी कि E is proportional to 1/r, ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म में लिखा था और ये भी लिख दिया हमने। अच्छा, अब स्केलर फॉर्म में लिखा था, मेन तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, है ना। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, E बार इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे हम, वेयर n बार इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, मतलब यहां इस पॉइंट को ले रहे हो आप, तो यहां से आपका n वेक्टर इस तरफ होगा, ठीक है। आप इस तरफ ले रहे हो r, इस तरफ, तो आपका n वेक्टर इस तरफ होगा, यूनिट वेक्टर, यहाँ ले रहे हो तो आपका यूनिट वेक्टर n इस तरफ होगा, ठीक है। जिस तरफ भी आप लोगे आपका जो n यूनिट, सॉरी n हेड जो मैं दिखा रहा हूँ वो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, ठीक है, जिस तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, ये n यूनिट, सॉरी जो यूनिट वेक्टर n है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है, यूनिट वेक्टर है, जाहिर सी बात उसका मैग्नीट्यूड बनूंगा तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है, दोनों मिलाकर आपका ये वेक्टर बन रहा है, क्लियर है। तो हर जगह मैग्नीट्यूड तो इसी तरह से मिलने वाला है r डिस्टेंस पर, है ना। अब देखो, अब आप अगर r इतना लो, इस दूरी पर लो, इतनी दूरी पर अगर आप पॉइंट लो, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पर सेम आएगा, ऐसा एक सिलेंडर बनेगा। इस पूरे सिलेंडर पर, जो छोटा वाला अंदर सिलेंडर ले रहा हूँ, उस सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट उठा लो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन उस हिसाब से चूज करेंगे, जिस तरफ आप मतलब इस तरफ फाइंड करना चाहते हो तो इधर का यूनिट वेक्टर ले लो, इस तरफ फाइंड करना चाहते हो इधर का यूनिट वेक्टर ले लो। यूनिट वेक्टर मतलब कुछ भी ले सकते हो आप, x के डायरेक्शन में हो, अगर इस तरफ निकाल रहे हो मतलब इधर x का डायरेक्शन है तो i ले लो, अगर इधर y का डायरेक्शन तो j ले लो, जो चाहो ले सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं निकालने के, यूनिट वेक्टर तो निकालना आता ही है ना, जिस तरफ निकालना है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई, सॉरी उस वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। वो सब छोड़ो, इतना झंझट मत लो, फिलहाल इतना ध्यान रखो कि E इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r n हैट, ओके, वेयर n हैट इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, जिस डायरेक्शन में आप फाइंड कर रहे हो उस डायरेक्शन में, क्लियर है। अच्छा, अब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये डायरेक्शन भी आप जिस तरह से चूज करोगे वो अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। ये तो जैसा कंडीशन बनेगी आपके क्वेश्चन में, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगे। और ये वैल्यू भी लैम्बडा अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, लैम्बडा नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो ये कई तरह का आ सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चन में जैसा डेटा होगा उस हिसाब से आपको यूज करना है,
क्लियर है? और ज़्यादा मैं अभी नहीं बोलूंगा, जब न्यूमेरिकल वगैरह कहीं होगा तो वहाँ डिस्कस करेंगे, अदरवाइज यहाँ ज़्यादा बोलूंगा इसके बारे में तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सिंपल है एकदम, पहली बार समझा रहा हूँ मैं इसलिए इतना डिटेल में मैंने समझाया, इसलिए इतना लंबा है। डेरिवेशन 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको करने में, ठीक है? 5 मिनट भी डेरिवेशन करने में नहीं जाने वाला है आपका। पहली बार है इसलिए डिटेल में इतना समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, वरना 10 से 15 मिनट का टॉपिक है समझाने के लिए भी, ठीक है? पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, ठीक है? ताकि कुछ भी क्लियर रह जाए, मतलब थोड़ा भी डाउट ना बचे आपके पास। जब आप इसको डेराइव करने बैठोगे ना तो 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, जिसकी स्पीड अच्छी होगी 2-3 मिनट में भी निपटा देगा। क्या करना है आपको? धड़ाधड़ रिक्वायर बनाना है, ठीक है? आर डिस्टेंस पर पॉइंट लेना है, सिलेंडर बनाना है, ठीक है? और फिर आपको बताना है यहाँ का फ्लक्स जीरो, यहाँ का फ्लक्स जीरो, खाली कर्व सरफेस में फ्लक्स मिलने वाला है, ठीक है? तो उसका ये डॉट डी ए बार वाला लिख दोगे, और डेट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू एनक्लोज चाहिए था, तो सिग्मा क्यू एनक्लोज कैसे मिलेगा? लैम्बडा इंटू जो एल है वो हो गया काम, सिंपल है ना? डेरिवेशन देखोगे तो बहुत छोटा है, एक्सप्लेनेशन में टाइम गया है। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर खत्म हो गया, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है? यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए ही है ये फॉर्मूला, प्लस इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए। और इनफाइनाइट लॉन्ग क्या होता है मैंने बता दिया है ना, जरूर नहीं कि इनफाइनाइट लेंथ का होगा, है ना? जो आर डिस्टेंस है आपका वो एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो भी आप इनफाइनाइट कंसिडर कर सकते हो। क्लियर है? अच्छा, फाइनाइट लेंथ का भी एक फॉर्मूला है, वो बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा और पढ़ाई करो। बार बार एक ही चीज़ बोलने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं बोल ही देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय हिंद।